गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 8 जून 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सब ने अपना वीकेंड जो है वो एंजॉय किया होगा। आज के दिन का जो कोट है वो है द सन इज न्यू ईच डे। इसका ये मतलब है कि हर एक मोमेंट, हर एक दिन जो है वो नया होता है ऑफ कोर्स, और हर एक मोमेंट जो है, हर एक मोमेंट नया मोमेंट होता है। जो पास्ट में था वो आज आप नहीं हैं। हम जनरली ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आज भी ये नहीं कर पाऊंगा और कल भी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दैट्स नॉट राइट। हर एक दिन जो है एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है कि आप जो थे उससे बेटर आज आप बन सकते हैं। थिंक अबाउट इट, द सन इज न्यू ईच डे। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर बनाया है। प्री और मेंस दोनों को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए चेकआउट अवर गूगल एप्लीकेशन। और डियर फ्रेंड्स, 10 जून 2020 तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं EMI का ऑप्शन, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। इस लेक्चर को ग्रांड बनाने के लिए, इस लेक्चर को और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए, इन द सेंस कि ये जो सीरीज़ हैं ये और ज़्यादा फेमस हो सकती हैं और ज़्यादा नए स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए डियर फ्रेंड्स, आपको एक छोटा सा एफर्ट, एक छोटा सा कोऑपरेशन, एक छोटा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू शेयर दिस लेक्चर। क्या आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए लेक्चर को शेयर करेंगे? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सारे आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। पहला जो आर्टिकल है ये स्वॉर्म्स के बारे में है। स्वॉर्म्स का मतलब होता है झुंड, राइट। और जब भी हम स्वॉर्म्स की बात करें तो लेटेस्ट जो स्वॉर्म्स जो हमें देखने को मिले थे, तो इट वाज अबाउट दिस लोकस्ट यानी कि टिड्डी का जो झुंड है वो, इसका जो कहर है। हमारे देश की बात करें तो वेस्टर्न स्टेट्स, इसमें राजस्थान, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो इन सारी जगहों पर हमें ये टिड्डी का कहर जो है वो देखने को मिला था। आज का ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेक्चर नहीं सॉरी, ये आर्टिकल जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका नाम है स्वॉर्म इंटेलिजेंस। स्वॉर्म इंटेलिजेंस जो है उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार का है कि जब ये इंडिविजुअल होते हैं, राइट, एक टिड्डी को अगर आप देखेंगे, जनरली टिड्डी जो है वो अकेले ही हमें देखने को मिलते हैं। तो नेचुरली जब वो अकेले होते हैं तब वो, इस टिड्डी जो है इसका बिहेवियर होता है एक बहुत बहुत इंस्टिंक्ट के ऊपर, जो एक प्री प्रोग्राम्ड जो चीज़ें हैं टिड्डी की, तो वही सारी चीज़ों को जनरली टिड्डी जो है वो फॉलो करते रहता है, राइट। एक प्रोग्राम्ड इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है एक टिड्डी। लेकिन स्वॉर्म इंटेलिजेंस की खासियत यह है कि जब इस प्रकार के स्पीसीज़ की, जैसे कि ये हमें मधुमक्खियों में भी देखने को मिलता है। जनरली हम क्या कहते हैं कि मधुमक्खियों की एक रानी होती है, बट वो हमने उस पर्टिकुलर मधुमक्खी को रानी बता दिया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई वहाँ पर ऐसा राजा रानी टाइप का कुछ होता नहीं है, राइट। सब अपना अपना फंक्शन जो है वो करते हैं। तो बीज में ये चीज़ देखने को मिलती है, फिर चींटियों में देखने को मिलती हैं, बर्ड्स में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो भी इसी प्रकार का बिहेवियर करते हैं स्वॉर्म इंटेलिजेंस का। फिश जो हैं, बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती हैं जो आपको एक बड़े झुंड में देखने को मिलती हैं, जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, टिड्डियाँ ऐसी होती हैं, और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने भेड़ बकरियों को भी देखा होगा। भेड़ बकरियों का भी इसके ऊपर भी एक हद तक इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आगे का जो लीडर होता है या फिर आगे चलने वाले जो जैसे भेड़ बकरी होते हैं, तो वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं तो बाकी के जो हैं वो उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इंडिविजुअली वो इतना कोई इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ग्रुप में जब आ जाते हैं तब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर उनका हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कुछ फिश को आपने देखा होगा डिस्कवरी में, नेशनल जियोग्राफिक या फिर एनिमल प्लैनेट एक्सेट्रा में आपने देखा होगा कि झुंड में ये फिश जो हैं वो तैरती हैं, और कोई उसको दूसरी कोई स्पीसीज, कोई बड़ी फिश उनको अटैक करने के लिए आती है, तब ये ऑल ऑफ द सडन
माइक्रो सेकंड्स में अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। और तो माइक्रो सेकंड में आप सोचिए यहाँ पर कि I'll give you one example, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा what I'm trying to explain। यहाँ पर मान लीजिए कि किसी एक बड़े बर्ड ने, कोई एक ईगल यहाँ पर आ गई और ईगल इसमें से किसी बर्ड्स को पकड़ने की कोशिश, तो ऑल ऑफ द सडन आप देखेंगे कि सारे बर्ड्स जो हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा होपफुली, ये फिश में देखा होगा, एंड्स में होता है, बीज में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये है स्वॉर्म इंटेलिजेंस। अब प्रश्न ये है कि ऑल ऑफ द सडन एक माइक्रो सेकंड में ये कैसे चीज़ों को समझ लेते हैं, क्या ये इतने इंटेलिजेंट हैं? द थिंग इज, इनका जो कम्युनिकेशन है वो कांस्टेंट होता है, राइट? कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ एक्शंस के माध्यम से, सिग्नल्स के माध्यम से ये एक दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट और सेंड करते रहते हैं। दूसरी जो चीज़ है इंटरेस्टिंग स्वॉर्म इंटेलिजेंस की, कि इसमें कोई ऐसा खास लीडर नहीं होता है, ये लीडरलेस होते हैं। ये जो स्वॉर्म्स हैं, टिड्डियाँ जो हैं, तो ये जो आगे होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि जो आगे हैं वही लीडर्स हैं, लेकिन ऐसा कोई ख़ास, कोई ऐसा डायरेक्शन या फिर कमांड देने वाला लीडर नहीं होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो ऐसे झुंड जो हैं, वो ये झुंड जो है वो इस प्रकार से काम करता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो दिमाग है, हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स होते हैं। अब ये कितने सारे न्यूरॉन सेल्स हैं, वो इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट तालमेल में जब काम करते हैं, तब हमारा ह्यूमन ब्रेन जो हम समझते हैं उस प्रकार से फंक्शन करता है, इज़न्ट इट? तो सेम चीज़ जो है, आप इसको स्वॉर्म इंटेलिजेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी कुछ इसी प्रकार से चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। ये आर्टिकल मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि एक नया ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा है, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि स्वॉर्म एक साथ का इंटेलिजेंट तरीके से या फिर एक बहुत ही अनयूजुअल तरीके से काम करता है, लेकिन इंडिविजुअली जो हैं वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। अब हम इंसानों की बात करें, जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बात करें, तो लीडर्स जो हैं, इन्फ्लुएंशियल जो भी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, राइट? तो ऐसे लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ सिग्नल जो हैं उसको सेंड करते हैं। कई बार ये नेगेटिव होता है, कई बार ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव के बारे में डिस्टोर्ट हिस्ट्री में कुछ हुआ था, उसको एक अलग तरीके से रखना, फिर फेक न्यूज़ हैं, फिर किसी के प्रति नफ़रत फैलाना, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ही आई वोंट से कॉमन हो चुकी हैं, लेकिन काफ़ी सारी मीडिया में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट? फेक न्यूज़ और हेट स्पीच और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति जो है वो चीज़ों को ट्रिगर करता है, सिचुएशन को ट्रिगर करता है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि ये जो एक बहुत बड़ा झुंड है, इंडिविजुअली जब कोई टॉपिक नहीं है तब तक ट्विटर के ऊपर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ ट्विटर ताकि आपको समझ में आए, ये जो क्या कहते हैं वो ट्रोलिंग ट्विटर में काफ़ी हमें देखने को मिलता है। तो इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ऑल ऑफ द सडन कुछ हुआ, राइट? किसी ने कुछ कह दिया और किसी लीडर ने उसके बारे में कुछ कहा या फिर ओपिनियन, एंड देन वो पूरी चीज़ जो है वो स्नोबॉल की तरह बड़ी होती जाएगी, हैशटैग ट्रेंड बन जाएगा। और जनरली जब ऐसी कोई चीज़ें चलती है तब आप भी महसूस करेंगे, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा कि लोग जो हैं वो एक इमोशन में आकर, वो एक फ्लो में आकर अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सोचेंगे नहीं कि ये इसका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ द सडन लोग जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, राइट? रिप्लाई देना और रिएक्ट करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। रिएक्ट मीन्स विदाउट थिंकिंग यू आर डूइंग समथिंग, राइट? और रिप्लाई जो है वो इसमें आपने सोचा है, अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखा, समझा क्या सही है गलत है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। रिएक्शंस जो हैं वो काफ़ी सारे बढ़ चुके हैं। तो ये भी एक स्वॉर्म इंटेलिजेंस की तरह जो काम करते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही है। किसी को ट्रोल करना जो है, इट्स नॉट कि पॉजिटिव ही वो चीज़ है। तो अब आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और ये जो लिबरल्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, फिर ये भी प्रश्न उठता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सही होते हैं, सेंसिबल लोग हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो फिर ऐसी पॉजिटिव चीज़ को ट्रिगर क्यों नहीं कर सकते, राइट? तो इसमें ये है कि जनरली एज पर दिस आर्टिकल के जो लिबरल्स हैं, कुछ ऐसे लोग जो हैं, लिबरल्स भी अलग
थोड़े हो जाते हैं, लेकिन एनीवे समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें हमें लगती है कि नहीं ये सेंसिबल लोग हैं, फिर ये लोगों के द्वारा बताई गई बातें जो हैं वो हैशटैग क्यों नहीं बन जाती ज़्यादातर, ऐसी ही चीज़ें क्यों, मीन्स लोग ऐसा ही बिहेव, तो इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च जो है उसकी आवश्यकता है कि हेट जो हैं और ये सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो इतनी बड़ी क्यों हो जाती है, उसकी जो एक लाइफ साइकिल कम होती है लेकिन उसका जो एक टाइम है पीक का, राइट, वो ऑल ऑफ द सडन ऐसे चीज़ें जो हैं वो ऊपर बढ़ती है, उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद वो टॉपिक जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न जनरली देखने को मिलती है। तो इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जो एक सेंसिबल व्यक्ति है वो अकेला होता है, वो ऐसे झुंड में इतने ज़्यादा आपको सेंसिबल व्यक्ति देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन जो भी हो, अगर ये स्वॉर्म थिंकिंग जो है, स्वॉर्म इंटेलिजेंस जो है, तो इसमें अगर स्वॉर्म इंटेलिजेंस शायद एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रोक ना पाएँ, तो इट्स ओके, उसको रोकना ना रोकना वो एक अलग बात है, लेकिन उसको हम और ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं, उसको और ज़्यादा और ज़्यादा उससे लोगों का फ़ायदा हो ऐसा बनाने की कोशिश जो है वो हमें करनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हम सब जानते हैं कि हम सब जो हैं वो दुखी हुए जब हमने ये जो हाथी का जो एक इंसिडेंट हुआ था, तो आई एम श्योर आपको उसके बारे में पता है। तो जो करंट टॉपिक है उसमें क्या हुआ था, किसने किया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में हम कब सोचेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग। ऑफ कोर्स ये जो हुआ, हाथी को एक पाइनएप्पल खिलाया गया, मीन्स वो हाथी ने खा लिया पाइनएप्पल, जो एक्चुअली वो रखा गया था वाइल्ड बोर के लिए। वाइल्ड बोर यानी कि जो हम कहते हैं जंगली सूअर जो हैं उनकी एक पैटर्न होती हैं, यू नो इट वेरी वेल, वो काफ़ी रगेड होते हैं और जो खेती बाड़ी में एक बार घुस गए तो सारी चीज़ें, सारी आपकी फसल जो है उसको बर्बाद कर देंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा फसल अगर मिलने लगेगी, एक तो बड़े जो प्रेडिटर्स हैं वो नहीं होंगे। खेती बाड़ी में आपको लायन, टाइगर, पैंथर, लेपर्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कोई शिकारी प्राणी जो है वहाँ पर नहीं होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट खेती बाड़ी टाइप एरिया, राइट, एग्रीकल्चरल फील्ड जो है उसमें। फिर ईजिली ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो अवेलेबल है, तो इसी वजह से बहुत सारे हिरन हैं, फिर नीलगाय हैं, मंकीज़ हैं, बोर हैं, दूसरे ऐसे स्पीसीज जो हैं वो ह्यूमन बीइंग का जो सो कॉल्ड एरिया है उसमें एंटर हो जाते हैं। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्पीसीज़ को कंट्रोल करने के लिए किसानों को भी छूट दी जाती है, वहाँ की सरकार जो है वो भी एक्शन लेती है, किसानों को शिकार करने की छूट है। आपने कई बार अमेरिकन फिल्म्स में देखा होगा। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की ये पैटर्न है कि लोग जो हैं, लोकल लोग जो हैं, वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपने अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अपने अपने तरीके से सॉल्व करना ये अच्छा है, गलत है, इट ऑल डिपेंड्स, राइट। जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोलेट्रल डैमेज में इसमें एक बेचारा हाथी जो है वो मर गया, ये रखा गया था एक वाइल्ड बोर के लिए, लेकिन एक हाथी जो है इसमें मर गया, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कई बार हमें स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें नहीं, कई बार हमें कस्टमाइजेशन से ही सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन कोलेट्रल डैमेज ना हो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रेसिप्रोसिटी यहाँ पर है, जो सूअर हैं, कई लोग जो हैं, कई कई कल्चर्स में, कई जगहों पर सूअर का जो मीट है उसको कंज्यूम किया जाता है बाय ह्यूमन बींग्स। तो कई जगहों पर सूअर जो हैं वो खेत में आकर ये सारी चीज़ें खा जाते हैं और उसके बाद लोग जो हैं वो सूअर को खा जाते हैं। तो ये एक साइकिल कई जगहों पर चलती रहती है। ज़्यादातर जगहों पर क्या है कि किसान जो हैं वो सूअर को हंट नहीं कर पाते, क्योंकि लॉ जो है वो अलाउड नहीं करते हैं। कौन कर सकता है उसका शिकार? तो सरकार कर सकती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वर्मिन यानी कि ऐसी स्पीसीज़ जो फसल और इंसानों के लिए ऐसी बर्बादी क्रिएट कर सकती है, तो इन सारी स्पीसीज़ को कल कर देना, यानी कि उनको ख़त्म कर देना, एक हद तक, वाइप आउट नहीं, लेकिन उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, उसका शिकार कर देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दी गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली की नहीं जाती। केरला सरकार ने ये जो वाइल्ड बोर है, जंगली सूअर जो है, इसको एक वर्मिन डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन बहुत
कम वर्मिन को, बहुत कम ऐसे सुअरों को मारा गया है। ऑफिशियली ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं किया गया, और किसान जो है वो इससे सफ़र करता है। किसान ऑलरेडी हमने देखा कि बारिश और क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें चल रही है, और ऊपर से फिर ये जो जानवर हैं उनका एक इश्यू है। इंश्योरेंस की बात करें तो कॉम्पनसेशन उनको टाइम पर नहीं मिलता है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो भी कॉम्पनसेशन मिलता है वो भी पर्याप्त नहीं होता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब बहुत कम मिलता है, बहुत। तो किसान जो हैं वो फिर इस प्रकार के स्टेप्स उठा लेते हैं। अभी मॉनसून की सीज़न जो है कुछ जगहों पर उसकी शुरुआत हो चुकी है। मॉनसून के टाइम पर ज़्यादातर स्पीसीज़ जो इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो अपना जो जनरली स्पीकिंग नॉर्मल जो उनका एरिया है, जंगल का एरिया, उसके बाहर निकलेंगे इन सर्च ऑफ वेरियस डिफरेंट फ्रूट्स। वो एक नेचुरल तरीके से वो बिहेव करते हैं, एज वी ऑल नो। इससे पहले की हमारे डिस्कशन में भी हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी। एक हिंदी में एक कहावत है, लालच एक बुरी बला है। ये हमारी बुरी बला, ये हमारी जो लालच है, इस लालच ने ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। सूअर भी अगर आप देखें तो उनकी भी एक नेचुरली, अगर मैं बताऊं आपको तो नेचुरली इतने ज़्यादा सूअर जो हैं वो देखने को नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि हमने जंगल का एरिया जो है वो काट कर वहाँ पर खेती बाड़ी की है, और ये जैसे मैंने पहला दूसरा स्टेप जो पॉइंट था एक्सप्लेन किया था कि प्रीडेटर्स नहीं है वहाँ पर और इजीली फूड अवेलेबल है, तो फिर ये लोग, ये जो सूअर हैं उनका झुंड आकर चीज़ों को खा जाएगा। उसके बाद जैसे वो खाएंगे तो फिर शरीर बढ़ेगा, एंड उनकी जो नेचुरल साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर की वजह से, हमने जो एक हमारी लालच है ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करने की, और जंगल जो हम काटते गए हैं, तो ये एक बाउंड्री जो थी वो बाउंड्री मर्ज हो गई है। या फिर बाउंड्री की बात करें तो ये बाउंड्री सारी हमने बनाई है। क्या हमने जाकर जानवरों को इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर आपको नहीं आना है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है? और प्रोटेक्टेड एरिया में भी अगर आप देखेंगे तो एलिफेंट की बात करें, हाथी जो है वो एक बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं, एक जगह पूरा अपना जीवन जो है हाथी एक जगह से दूसरी जगह पर, उनकी एक पैटर्न होती है, वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो जो उनकी रेंज है, जो ह्यूमन बींग्स ने उनकी रेंज तय की है, उसकी सिर्फ 25% एरिया में ही हाथी आपको देखने, बाकी हाथी जो हैं वो उस रेंज के बाहर ही होते हैं। अगर आप हाइनास की बात करें, लेपर्ड्स की बात करें, जो भेड़िए हैं उनकी बात करें, तो वो अपनी जो सो कॉल्ड ह्यूमन बींग्स ने बनाई है रेंज, 2.6% ही रेंज में देखने को मिलता है, बाकी वो हर एक जगह पर, अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो इसका कोई एक यूनिवर्सल ऐसा कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है कि स्टेप 1 2 3 उठाए और चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। कई जगहों पर सरकारों को इंटरवीन करना पड़ेगा, लोगों को रोकना पड़ेगा। कई जगहों पर सरकार को थोड़ी छूट देनी पड़ेगी ताकि सूअर जैसे कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं उनको हमें कल करना पड़े। मेरे हिसाब से ये नेचुरल नहीं है, लेकिन अगेन ये चीज़ शायद करनी पड़े, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारे परिवार जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, इंसानों के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। तो शायद यही एक रास्ता है। तो एक्सपर्ट्स को बुलाकर लोकल सॉल्यूशंस, लेकिन कोलेट्रल जो हैं वो नहीं होना चाहिए, राइट? कोलेट्रल डैमेज के दूसरे स्पीसीज, फॉर एग्जांपल एलिफेंट जो हैं जिसको हमें कंजर्व करना है, तो सूअर को मारने के चक्कर में आप एलिफेंट्स या फिर दूसरे स्पीसीज को मार रहे हैं या फिर वो मर जा रहे हैं, तो ऐसे मेथड्स जो हैं उनसे हमें बचना चाहिए। एक और चीज़ है, लास्ट वन, दैट ट्विटर के ऊपर जब ये हाथी जो है उसका पूरा केस आया तो बहुत सारे लोगों ने दुख व्यक्त किया, और हम सब रिस्पेक्ट भी करते हैं उनके इमोशंस को, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करें? सिर्फ एक चीज़ जो हुई, जो सिम्टम्स को देखकर हम रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। जो डिजीज़ है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। डिजीज़ जो है वो क्या है? उसका मेन कोर डिजीज़ है इंसानों की लालच, इसीलिए हम जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम कब सोचेंगे? ये सारी चीज़ें कब ट्रेंडिंग टॉपिक बनेगी? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटियरिंग। एक छोटा सा एडिटोरियल है, 4 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एज वी ऑल नो कि कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस हॉस्पिटल अगर आप बात करें तो प्राइवेट और पब्लिक, ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे
चीज़ें फ्री में हैं लेकिन फैसिलिटीज़ अप टू द मार्क नहीं मिल रही हैं। क्लीनलीनेस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हमारा जो जीवन है उससे काफ़ी वहाँ पर एक अलग वातावरण आपको देखने को मिला। हो सकता है कि आप मेंटली और ज़्यादा बीमार हो जाएं और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएं वहाँ पर जाकर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल्स बहुत अंदर से क्लीन, बहुत अच्छी होती है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। कैन यू बिलीव, कुछ हॉस्पिटल्स ने लोगों को सिर्फ 14 दिन हॉस्पिटल में रखा कोरोना वायरस में, 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपए उन्होंने चार्ज किए हैं। और वेंटिलेटर और ये सारी चीज़ें नॉर्मल, बस आपको एक बेड पर सुलाया है और अलग रखा गया है, आपको एक अलग कमरा दिया गया है। 7 लाख रुपीज़। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेट लैब्स को जो टेस्टिंग की जो एक लिमिट है, टेस्टिंग की जो एक कैप है कि 4,500 रुपीज़ से ज़्यादा आप लैब जो हैं वो टेस्टिंग के पैसे कलेक्ट नहीं कर सकती है, तो ये जो एक अपर सीलिंग तय की गई थी, तो ऐसी ही कुछ सीलिंग जो है वो हॉस्पिटल्स के लिए भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अब गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने की कोशिश करे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, लेकिन इट्स गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हार्श टाइम में फिर लोगों को, मीन्स कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भय इसका बन गया है कि अगर किसी को हुआ तो फिर वो जितने भी लोग पैसे मांगेंगे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, तो लोग दे देंगे, क्योंकि इसका भय बहुत बड़ा है। तो एक्सप्लॉयटेशन लोगों का नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब हमें कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए जितने भी हमारे जो कहते हैं कि ब्रिंग ऑल योर हैंड्स ऑन द डेक, यानी कि जितनी भी आपकी क्षमता है, प्राइवेट हॉस्पिटल की कैपेसिटीज़ और पब्लिक हॉस्पिटल की कैपेसिटीज़, ये सारी चीज़ों को आपको दांव पर लगा देना पड़ेगा अगर आपको इस कोरोना वायरस से जंग जो चल रही है इसको जीतनी है। तो वे सारे देश जिसमें प्राइवेट और पर्सनल, मैं प्राइवेट और पर्सनल क्यों बता रहा हूँ, प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल के बीच में एक अच्छा तालमेल है, एक अच्छा ब्रिज है, तो इन सारे देशों का परफॉर्मेंस भी कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है विश्वास का। विश्वास कैसे टूटा है या फिर इसमें दरारें क्यों देखने को मिल रही हैं? पैसों को लेकर गवर्नमेंट की एक पैटर्न है और ये ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में हमें देखने को मिलता है। आपने किसी चीज़ को कर दिया, गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, आपने किसी चीज़ को एग्जीक्यूट किया, उसके लिए जो भी खर्च हुआ है गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस की थी कि गवर्नमेंट आपको पैसे पे कर देगी। फिर उसके बाद आपके चक्कर जो हैं वो चलते रहते हैं, बहुत सारे नेगोशिएशंस, बहुत सारी चीज़ें, कई बार तो आपके ही पैसे लेने के लिए आपको चढ़ावा देना पड़ता है। ख़ास करके कंस्ट्रक्शन लाइन में ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपके बिल्स पास करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर जो ऑफिसर्स हैं वो साइन करते हैं चीज़ों के ऊपर, और ये एक डार्क रियलिटी है। इसी चीज़ की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो गवर्नमेंट को इस टाइम पर सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि सपोर्ट कर देंगे फिर 10-15 लाख का उनका खर्च हो जाएगा, तो फिर वो पे कौन करेगा? तो ऐसे ही कोई भी बिजनेस ऐसे तो नहीं चलेगा, इसलिए इफ़ यू डोंट पे द मनी ऑन टाइम। तो एक रोबस्ट सिस्टम गवर्नमेंट को यहाँ पर डेवलप करनी पड़ेगी, और टाइम पर अगर आप पैसे पे नहीं करेंगे तो लोग फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, और फिर वो ऐसी सिचुएशन में दूर हटने की कोशिश करेगी, और फिर नुकसान होगा किसका? लोगों का। तो अब हमें चाहिए कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो। फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी सर्विसेज की बात करें तो कुछ ऐसी एक्रेडिटेड प्राइवेट लेबोरेटरीज जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, खास करके टीयर 2 टीयर 3 जो सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर पब्लिक हॉस्पिटल्स में उनका एक सेटअप आप क्रिएट कर सकते हैं कि वहाँ पर जाकर लोग जो हैं वो प्राइवेट लेबोरेटरी जो हैं वो वहाँ पर अपनी फैसिलिटीज़ क्रिएट करेगी, और आप वहाँ पर जाइए। गवर्नमेंट पैसे जो हैं, मीन्स जो भी टेस्टिंग के पैसे हैं एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको आयुष्मान भारत के तहत आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, तो जो बेनिफिट्स हैं कि 4,500 रुपीज़ आपको पे नहीं करने हैं, वो नहीं करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। फिर ये भी हो सकता है कि जिन जगहों पर प्राइवेट लेबोरेटरीज़ के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें कोविड-19 अगर इंक्लूडेड नहीं है तो इस डिज़ीज़ को भी इंक्लूड, टेस्टिंग में इस डिज़ीज़ को भी इंक्लूड किया जाए।
फिर गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को प्रोक्योर कर सकती है और इसको यूज़ करना जो है वो प्राइवेट हाथों में दिया जा सकता है, तो सर्विस फ़ी जो है वो प्राइवेट चार्ज कर सकती है। फिर वाउचर्स इश्यू किए जा सकते हैं, आपको टेस्टिंग करवानी है, आपको वाउचर्स ई वाउचर्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप वाउचर, अगर आप टेस्टिंग के लिए गए वहाँ पर और बाकी के जो पैसे हैं वो ई वाउचर जो है मीन्स आप गवर्नमेंट में जमा करवा दीजिए, तो ये फैसिलिटीज़ भी क्रिएट की जा सकती है। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक्सपांड करने के लिए कुछ ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी बिल्डिंग ऐसे ही खाली होती है, बहुत सारे कमरे ऐसे खाली हैं, तो वहाँ पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को आप बुलाकर वहाँ पर आईसीयू का वार्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई इसमें फंडिंग का गैप है तो ये गैप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे इंजेक्ट करके फुलफिल कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले की डिस्कशन में कि कोविड-19 हॉस्पिटल जो हैं, जो हॉस्पिटल का चार्ज है उसको भी एक फिक्स किया जा सकता है, उससे ऊपर आप जो हैं वो पैसे चार्ज नहीं कर सकते। ये भी चीज़ें जल्द से जल्द हमें कर देनी चाहिए और ये सारी चीज़ें तब चलेगी जब आपके पास एक सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम हो, एक रोबस्ट आईटी सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बैक करे या फिर बैकअप में हो या फिर इसके सपोर्ट में हो, जिसमें केस आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेली हेल्थ सेंटर, जनरेटिंग ई वाउचर्स, ऑथोराइजिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की जा सकती हैं। अप्रूवल्स जो हैं वो विद इन अ मिनट सारी चीज़ें जो हैं उसमें चेक्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसा अगर हमने एक रोबस्ट सिस्टम तैयार किया और उसके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की, तो फिर प्राइवेट और अगेन राइट पेमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सरकार को जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो पेमेंट प्रोवाइड करना है वो टाइम पर अगर नहीं दिया गया तो फिर ये सारी चीज़ें काम नहीं करेगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इन पर्शियन गल्फ लिटोरल, लिटोरल का मतलब होता है किनारे, किनारे वाले देश, राइट। तो ये पर्शियन गल्फ आप देख रहे हैं, तो पर्शियन गल्फ के हैं टोटल 8 देश। तो 8 देश जो हैं वो यहाँ पर हैं, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। सारे के सारे ये 8 देश जो हैं वो यूएन के मेंबर हैं। अब यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं। यहाँ पर 2 बड़े लीडर्स हैं, एक है सऊदी और एक है ईरान। एज यू नो दिस इज सऊदी, ये है ईरान, ये रहा पर्शियन गल्फ। यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, ये वाला पोर्शन जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इसको कहते हैं। भारत से कुछ 1500 जितना नॉटिकल माइल्स जो हैं वो ये वाला रीजन जो है वो दूर हैं। अबू धाबी जो है वो, ये दुबई और ये सारी चीज़ें जो है वो 1000 नॉटिकल माइल्स में हैं। ईरान का जो बंदर आबाज है वो भी 1000 नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है। तो भारत के लिए ये एरिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ऑयल के अलावा यहाँ पे हमारे लोग भी काम करते हैं। अब यहाँ पर एक लंबे टाइम से सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत की जा रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 598, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। अब प्रश्न ये है, सिक्योरिटी जो है वो किससे आपको सिक्योरिटी चाहिए, राइट, और इसका पर्पस क्या होगा। लोकल प्लेयर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, रीजनल प्लेयर्स या फिर ग्लोबल प्लेयर्स को भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। कंडीशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडिविजुअल लिटोरल स्टेट्स, हर एक देश में पीस और स्टेबिलिटी। सेकंड thing is freedom to all states of the Gulf littoral to exploit their hydrocarbon and other natural resources and export them, कि यहाँ पर जो ऑयल हैं तो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन वो करें और जो भी ऑयल उनको मिलता है वो ऑयल जो है उसको वो एक्सपोर्ट कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। फिर है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल शिपिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ पर्शियन गल्फ, ये कमर्शियल शिपिंग ईजी है। फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू एन आउटलेट फ्रॉम गल्फ वाटर्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, अंदर जाना आना ये सारी चीज़ें अरेबियन सी से, गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से एंट्री एग्जिट करना जो है ये सभी के लिए खुला हो। प्रिवेंशन ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो, यहाँ पर झगड़े हों। तो ये कुछ प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ कंडीशंस दैट में इम्पीच एनी ऑफ दिस कंसिडरेशन। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो ये सारी चीज़ों को सारी चीज़ों में बाधाएं पैदा करे, तो ये सारी चीज़ों को रोकना। तो ये 6 बड़े इम्पोर्टेंट लक्ष्य हैं जिसके ऊपर इन सारे देशों को काम करना चाहिए। यहाँ पर तनाव जो है वो और ज़्यादा थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देश, जिसमें 6 देश हैं, राइट, 6 देश हैं। सऊदी अरेबिया है, फिर ओमान है, यूएई है, कतार हैं, बहरीन है और कुवैत। तो ये हो गया आपके 6 देश जो इसके पार्ट हैं, सऊदी, कुवैत, यूएई, कतार, बहरीन और ओमान। अब ये सारे देश जो हैं इनके अलग अलग, फॉर एग्जांपल
ईरान की बात करें, ये ईरान है यहाँ पर, तो ईरान के साथ यूएई के रिलेशनशिप हैं, कतार के रिलेशनशिप हैं, ओमान के रिलेशनशिप हैं। सऊदी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, तो फिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी झगड़े देखने को मिलते हैं। फिर ओपेक में भी, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो इसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो इस रीजन के हैं, तो उनमें भी थोड़ी अनबन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। ऑयल की प्राइसेस बहुत कम है, तो इन सारे देशों में और ज़्यादा इकोनॉमी को लेकर, इकोनॉमी में जब इम्पैक्ट होगा तो सोशल तनाव भी देखने को मिलेंगे, तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जिनके रिलेशनशिप जनरली स्पीकिंग सारे के सारे देशों के साथ रीजनेबल स्पीकिंग अच्छे हैं। यहाँ की सरकार जो है वो इंडिया फ्रेंडली है, यहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया फ्रेंडली हैं। तो भारत को हम चाहिए, हमारे हितों को अगर हम देखें तो वी वांट के इस रीजन में शांतिमय वातावरण हो, एक समृद्धि का वातावरण रहे, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड भारत और इस रीजन का है $121 बिलियन, और रेमिटेंस जो है वो है $49 बिलियन। तो एक हमारे कुछ 9 मिलियन यानी कि 90 लाख जितने लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं। ये जीसीसी 6 देश जो हैं ये हमारे क्रूड इंपोर्ट्स का 34% हम इनसे खरीदते हैं। सऊदी और अबू धाबी ने कुछ $44 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी में। सऊदी अरामको ने 20% जितना, रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है तो इसमें 20% जितना स्टेक जो है वो ख़रीदा है। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सारे इश्यूज़, ये 6 चीज़ें जो हैं, 6 फ्रेमवर्क जो हैं, उसके ऊपर ये सारे देश मिलकर काम करें। इसमें एज ए सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, स्टेक होल्डर भारत भी मदद कर सकता है, यूएसए और दूसरे देश भी इसमें हेल्प कर सकते हैं कि झगड़े यहाँ पर ना हो। यही एक ओवरऑल, हामिद अंसारी साहब ने, ये जो हमारे पहले इन द सेंस अभी वेंकैया नायडू साहब हैं, उनसे पहले कुछ 10 सालों तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हामिद अंसारी, तो उन्होंने ये आर्टिकल को लिखा है। न्यूज़ आइटम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इंडिया और चाइना के बीच में एक डिस्कशन हुई, राइट, और इंडिया ने ये बताया है कि जो अप्रैल टाइम पर जो स्टेटस था LSE का वही वापस किया जाए। कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई है और काफ़ी पॉजिटिव और कोर्डियल एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई। अब गवर्नमेंट लेवल तक इसको लेकर, मींस कमांडर्स ने जो बात की, अब वो अपनी अपनी गवर्नमेंट को चीज़ें बताएंगे। दिल्ली हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ सिर्फ दिल्ली के रेसिडेंट्स के लिए बताया है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने। 800 मॉन्यूमेंट्स विद प्लेसेस ऑफ वर्शिप सेट टू ओपन फ्रॉम टुडे। आज से जो शॉपिंग मॉल्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, ऑफिस, ये सारी चीज़ें खुल जाएगी। लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे। 5 हिजबुल मिलिटेंट्स जो हैं उनको हंट डाउन किया गया है इन जम्मू एंड कश्मीर। एक सिख स्टूडेंट ने एक IPS ऑफिसर के खिलाफ एक केस फाइल किया है, और पिछले 24 घंटों में 5000 से भी ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स जो हैं वो उनकी रिकवरी हुई है। ऑपरेशन समुद्र सेतु तहत इंडियन नेवी शिप INS जलाश्वा ने 700 जितने इंडियंस जो हैं उनको वापस मालदीव से वापस भारत लेकर आई है। और सचिन तेंदुलकर साहब ने अपील की है लोगों को कि कोरोना वॉरियर्स की मदद और उनको रिस्पेक्ट दे। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।